हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि स्टैंडिंग वेव जो होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्टैंडिंग वेव किस तरह से प्रोड्यूस होता है। स्टैंडिंग वेव के बारे में बहुत सारा चीज़ देखें हम लोग। इस लेक्चर में मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे स्टैंडिंग वेव का। जो स्टैंडिंग वेव्स है उसका जो मैथमेटिक्स है, किस तरह से इक्वेशंस डिराइव होते हैं और मैथमेटिक्स की वजह से जो उसमें जो फिजिकल फेनोमेनॉन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टैंडिंग वेव वर्ड से। स्टैंडिंग वेव क्या है? सपोज कीजिए देयर आर टू साइन वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दोनों इक्वल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि थोड़ा सा लाइफ ईजी हो जाए। ठीक है, और इक्वल एंड फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड नहीं लेंगे तो स्टैंडिंग वेव जनरेट भी नहीं होगा। ठीक है, प्रोपोगेट्स अलोंग ए स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द टू वेव्स क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं? एक इक्वेशन लिख सकते हैं, लेट अस से y1 इक्वल टू ए साइन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक लिख दिए। और दूसरा मान लीजिए इक्वेशन लिख देते हैं y2 इक्वल टू ए साइन, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख सकते हैं। डेल्टा भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए लेट अस एज्यूम, डेल्टा इक्वल टू जीरो। डेल्टा इक्वल टू जीरो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम कर लिए तो जो y जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन, दोनों को ऐड कर दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज कीजिए, डेल्टा जीरो है तो ये हो जाएगा 2a साइन सी प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, थोड़ा सा अलग अलग करके लिख दिए। तो ये जो टर्म है ये आपका टर्म है 2a कॉस के एक्स, एक नया एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको हम लोग a डैश बोल दे रहे हैं, जहाँ पर हो गया साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो a डैश क्या है, a डैश इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स, ये है यहाँ पे। तो ये एक नया साइन वेव है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वेरी करता है। क्लियर? इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं ईच पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि क्या है, a डैश साइन ओमेगा टी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखा जा रहा है तो इसलिए बोला गया ईच पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड 2a कॉस के एक्स। कौन सा इक्वेशन था? y इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ध्यान से इसको इक्वेशन को समझिए। तो कॉस के एक्स एक नया एम्पलीट्यूड है जो कि एक फंक्शन ऑफ क्या है, पोजीशन x, हर एक x पर। और ये स्टैंडिंग वेव में हम लोग देखे भी हैं, एनिमेशन में भी क्लियर हुआ था। तो इट इज क्लियर दैट द एम्पलीट्यूड आर नॉट इक्वल फॉर ऑल द पार्टिकल्स। जैसे एक्स एक्सिस पे कुछ मान लीजिए स्ट्रिंग ले लिए, पार्टिकल्स है तो सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा। एक स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट कर रहा है तो जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं सबका पोजीशन एक्स अलग अलग है, तो जिसका एक्स अलग अलग है तो उसका जो एम्पलीट्यूड भी जो होगा ए डैश वो अलग अलग होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड विल बी जीरो फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग वेयर। अच्छा, जीरो कहाँ पर होगा? ए डैश जीरो कब कब होगा? ए डैश इक्वल टू जीरो फॉर कॉस के एक्स क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो यहाँ से आपका के एक्स का वैल्यू आ जाएगा, के एक्स सॉरी कॉस के एक्स नहीं, के एक्स जब यहाँ होगा, ठीक है, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, ये जितने भी होंगे तो कॉस वैल्यू इसका जीरो होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा है हमें पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा, आप सॉल्व करके देखिए तो ये आ जाएगा n प्लस हाफ लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो ये क्या हो गया कि जो भी मतलब कि ये पोजीशंस को सेटिस्फाई करेगा उन सारे पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है वो पार्टिकल्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखिएगा कि मोड ऑफ 2a कॉस के एक्स का मैग्नीट्यूड जो है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो 1 कब होगा, वो होगा तब जब कॉस के एक्स का वैल्यू जो है, मोड कॉस के एक्स का वैल्यू जो है वो 1 होगा। ठीक है, मोड कॉस के एक्स का वैल्यू 1 होगा कब, तो मोड कॉस के एक्स का वैल्यू 1 कब होगा, जब के एक्स क्या होगा, n पाई होगा। कोई भी मल्टीपल ऑफ n क्या है, 0 1 2 3 ये सब हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो x इक्वल टू हो गया n पाई और k का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा कर दीजिए, पाई पट कट गया, n लैम्डा बाई 2 हो गया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि ये एक अलग टाइप का पॉइंट हो गया जहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब लैम्डा बाई 2 पर मैक्सिमम होगा और जितने भी ये वाले होंगे लैम्डा बाई 4 ये सब मिनिमम है। ऐसे मतलब अगर इस इक्वेशन को अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये वेव हमारे पास आएगा, राइट।
तो अगर इसको दिखाना हुआ मान लीजिए तो कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट हो गया ये, और ये मिनिमम वाला हो गया जो मूव नहीं कर रहा है, ऐसे ही आर्बिट्रेली दिखा दे रहे हैं। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले सारे पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले हैं और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड जो मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से अगर हम सबका एम्पलीट्यूड दिखाएं तो एक का एम्पलीट्यूड ये होगा। स्टेशनरी वेव हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, एक एनिमेशन अभी भी देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये हम कोई भी एक समय का पोजीशन बता रहे हैं, किसी एक टाइम, दूसरे टाइम में इसका पोजीशन वेव का बदल जाता है, ठीक है। ये क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद देखिए हम लोग और चीज़ क्या ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वी कैन सी दैट ऑल द पॉइंट्स विल रीच देयर मैक्सिमा और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और जीरो डिस्प्लेसमेंट एट द सेम टाइम। एक ही साथ वो लोग मैक्सिमा मिनिमा पे पहुंचते हैं। मतलब ये हो गया कि अगर वेव है तो इस तरह एक ये पोजीशन है, इसका मतलब ये पार्टिकल मैक्सिमम पे है, ये भी अपने मैक्सिमम पे, ये भी है, 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 सब अपने मैक्सिमम पे पहुंचा हुआ है सेम टाइम में। और इसी तरह से मिनिमम क्या, मिनिमम तो जीरो है, ये पार्टिकल तो मूव ही नहीं करता है, राइट। और मिनिमम भी एक टाइम पे पड़ेगा, मतलब जब सब जीरो पे आएगा तो एक साथ सब जीरो पे आएगा, सब एक साथ जो मूविंग पार्टिकल्स है। दूसरा क्या बोलता है, इट इज ऑल्सो क्लियर दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स और एंटी नोड्स आर सेम, दैट इज λ/2। जाहिर सी बात है, ये चेक कर लीजिए, अगर ऐसा ऐसा वेव बन रहा है तो कोई भी दो नोड के बीच का, ये दो टाइम का दिखाया गया, कोई भी दो नोड के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये λ/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फुल वेव लेंथ ये हो गया लैम्डा, तो हाफ इसका λ/2, ये λ/2 ये दो नोड के बीच का हो गया। इसी तरह दो एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस अगर कहिएगा तो ये भी λ/2 है, ठीक है। किसी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/4 हो जाएगा। क्लियर है। तो स्टेशनरी वेव का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। क्या है, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स एंड किस पॉइंट को नोड कह रहा है, जहां पर वेयर के एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा cos kx इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये नोड्स पॉइंट्स होते हैं, नोड्स। और जहाँ पर cos kx का वैल्यू 1 होगा मोड, उसको एंटी नोड्स कहते हैं, ठीक है। और देख लिए कब होगा ये तब होता है ये जब x इक्वल टू होता है n+12 λ/2, अभी चेक किए। और ये कब होता है, व्हेन x इक्वल टू n λ/2, यही ना था, देखिए चेक कीजिए, n λ/2 n+12 λ/2। क्लियर है, ठीक है। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड, सच पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स। ये एंटी नोड्स के पॉइंट्स हो गए, ये नोड्स के पॉइंट्स हो गए। फिर एक चीज़ ऑब्जर्वेशन है, सिंस द पार्टिकल्स डू नॉट मूव एट ऑल एट एंटी नोड्स पे पार्टिकल नहीं मूव करते हैं, तो एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस इट, एनर्जी रिमेन्स कन्फाइंड बिटवीन टू नोड्स। मतलब ये हो गया कि अगर ये इस तरह से स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है तो जो मैं रेड में दिखा रहा हूँ दो पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच में एनर्जी जरूर ट्रांसफ़र हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, लेकिन इस वाले पैकेट का एनर्जी इसमें एंटर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेशनरी है तो ट्रांसफ़र ही नहीं करेगा एनर्जी, स्टेशनरी पॉइंट्स। तो ये इसका एनर्जी इसी में रहेगा, इसका एनर्जी इसी में रहेगा, ठीक है। ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा दो पॉइंट आपस में, लेकिन एक नोड जो है स्थिर है तो नोड से क्रॉस नहीं करेगा एनर्जी। क्लियर हो गया ये। एक छोटा सा एनिमेशन देखते हैं, मज़ा आएगा। देखिए इसको क्या हो रहा है, ये स्टैंडिंग वेव है, दोनों एंड इसका फिक्स है, उस कंडीशन में ये दिखाया गया है। दोनों एंड पर नोड्स होंगे और बाकी एंटी नोड्स, और नोड्स इस तरह से बनते हैं कि ये स्ट्रिंग इसमें समा जाए, ठीक है। इसको मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ, स्लो करके, ताकि आप समझिए। देखिए पोजीशन, अलग अलग टाइम पर पोजीशन देखिए एक टाइम ऐसा आ गया जिसमें सब अपने मिनिमम में चला गया, 0 पर, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में इनका डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया। तो देखिए मैक्सिमम एक साथ जा रहा है, मिनिमम एक साथ जा रहा है कि नहीं, और फिर जाके 0 हो जाएगा और फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक, ओके। एनिमेशन हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग और चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि एनालिटिकली मान लीजिए एक स्पेशल केस लेते हैं, ठीक है। वो स्पेशल केस क्या है, देखिए एक स्पेशल केस लेते हैं, वो है कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। स्ट्रिंग वेव्स का जो है हमारा जिक्र करेंगे कि किस तरह से क्या होता है, दोनों एंड पर स्ट्रिंग फिक्स्ड है। तो उसमें एक इक्वेशन लेते हैं, लेट y1 इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a sin
kx माइनस की जगह प्लस कर देते हैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से वेव्स आ रहा है, ठीक है, माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब क्या है, जाहिर सी बात है कि दोनों इक्वेशन जो लिए हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसमें उसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स लिए थे, इसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, सॉल्यूशन आपका एंड रिजल्ट सेम आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि वो केवल फेज का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। और जब बाउंड्री कंडीशन रखेंगे हम लोग तो फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। तो ये इक्वेशन लिए हम लोग, ये समझाने के लिए अलग लिए हैं आपको। तो जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से y, देखिए इसका एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन और या ट्रांसमिशन से नहीं रिफ्लेक्शन से नहीं बदला है, लॉसेस नहीं है, ये मानकर चले हैं, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड नहीं बदला है, ठीक है। इफ़ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ हैंड, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग, इसका ट्रिग्नोमेट्री निकालते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया एक, ये हो गया है, तो साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा 2a साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब 2a साइन के एक्स हो जाएगा, के एक्स प्लस डेल्टा बाई 2, डेल्टा भी है, और कॉस में हो जाएगा ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, दो अपोजिट डायरेक्शन से जो वेव्स आ रहे हैं विथ सम फेज डिफरेंस पाई, उनका इक्वेशन है, और वो स्टैंडिंग वेव होगा, इसकी क्या गारंटी है और कैसे होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर भी ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म जो है साइन के एक्स प्लस डेल्टा बाई 2 जीरो होगा, वो सारे नोट्स हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को दोनों एंड पर फिक्स कर दिए हैं, ये दोनों एंड पर फिक्स कर दिए, तो इसमें एक बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे दोनों एंड के लिए। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, पहला बाउंड्री कंडीशन ये लगाते हैं कि x इक्वल टू 0 होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, y इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल टाइम, किसी भी टाइम पे t पे। तो ये कब पॉसिबल है, ये सेकेंड वाला टर्म ये कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें ये टर्म 0 चाहिए। तो ये टर्म 0 तो कब पॉसिबल है, जब डेल्टा 0 हो, और दूसरी बात कि तब जा कर के कम से कम डेल्टा तो 0 होना ही पड़ेगा। सो y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, इससे क्या मिलता है कि डेल्टा इक्वल टू 0। जब डेल्टा 0 होगा तो साइन के एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा, तो डेल्टा जैसे ही 0 हो गया तो आपके पास इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये आ गया, ठीक है। तब जाके स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, एट ऑल टाइम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए L जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगा, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा कि y इक्वल टू जब L हुआ, मतलब इस वाले एंड पे, तो उस समय भी आपका सॉरी x इक्वल टू एल, y नहीं, x इक्वल टू जब l होगा, x इक्वल टू l, तो उस समय भी y इक्वल टू 0 चाहिए आपको। तो ये कंडीशन आप रख दीजिए इसमें, ठीक है। तो वहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू l पर किसी भी टाइम में y इक्वल टू 0 एट एनी टाइम। तो इसका मतलब हो गया कि साइन के एल इक्वल टू 0, साइन के एल इक्वल टू 0, इसी है ना इसका मतलब है, क्योंकि x इक्वल टू एल है तो y को 0 होना है, तो साइन के एल इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो कंडीशंस मिल गए दोनों, ये कंडीशन मिल गया, साइन के एल इक्वल टू 0 एक कंडीशन होगा। ये कब पॉसिबल है, जब के एल इक्वल टू क्या होगा, n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा l इक्वल टू n तो 0 1 2 3 है, पाई, और यहाँ पर 2 पाई बाई लैम्डा, तो पाई पाई कट गया, ये n लैम्डा बाई 2 आ गया। क्या आ गया, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इतना होगा तब उसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा। क्लियर है, लेंथ जब इतना होगा तब उसमें, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यहाँ पर n क्या है, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 एट्सेट्रा। क्लियर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, standing waves are produced. If the length of the string is an integral multiple of standing waves are produced. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
तो अभी हम लोगों ने एक और हमें पता क्या है, वी ऑलरेडी नो दैट वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी वेव का वेलोसिटी v जो होता है वेव का वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, ये होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से लैम्डा जो आ जाएगा वो आ गया v अपॉन न्यू। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है v और न्यू में, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, L इक्वल टू हो सकता है, L इक्वल टू कितना था, n लैम्डा बाई 2 था, तो ये हो जाएगा n बाई 2, लैम्डा क्या है v बाई न्यू, v बाई न्यू। तो न्यू कितना आ गया, मतलब फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस्ड हो गया n बाई 2L v, ठीक है। और v को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट टेंशन बाई, तो n बाई 2L अंडर रूट फोर्स मतलब टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ, ये हम लोग देख चुके हैं। फ्रीक्वेंसी का ये टर्म आ गया। स्टैंडिंग वेव क्या हो गया, स्टैंडिंग वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। क्लियर हो गया ये। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला के रूप में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि n क्या हो सकता है, n हो सकता है आपका n इक्वल टू 0 1 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब जाहिर सी बात है कि सबसे जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर एल लेंथ दे दिया है, कोई भी लेंथ फिक्स्ड है, तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी न्यू वन जो होगा, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वो कितना हो जाएगा आपका, न्यू जीरो इसको बोल लेते हैं, न्यू जीरो जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इक्वल टू 1 कर देंगे, तो 1 बाई 2L अंडर रूट एफ बाई म्यू। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर लेंथ दे दिया तो इससे कम का फ्रीक्वेंसी उसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा जो होगा n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो न्यू 1 उसको बोलते हैं, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 बाई 2L अंडर रूट एफ बाई म्यू, ठीक है। तो ये जो हो गया ये आपका लोएस्ट के बाद सेकेंड हो गया, राइट। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये हो गया। फंडामेंटल के बाद जो ये n इक्वल टू 1 रखे थे, फंडामेंटल के बाद ये जो दूसरा वाला जो आया सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक, दोनों चीज़, और सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसी तरह से न्यू टू जो होगा वो 3 बाई 12 हो जाएगा अंडर रूट एफ बाई म्यू, और इसको सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे या थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। और इसी तरह से फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ये चलते जाएगा, हाँ, ठीक है। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इसे कहा जाता है। इनका वैल्यू अगर कुछ भी हो तो क्या लिखें, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, किसका, स्ट्रिंग का, बोथ एंड फिक्स है। हमारे पास क्या था, फॉर्मूला याद कीजिए, तो के एक्स इक्वल टू एन पाई था, तो के इक्वल टू एन पाई बाई एल, ये कंडीशन आया था, ठीक है। के इक्वल टू एन पाई बाई एल, पिछले जाकर के देखिए आया था, तो इसलिए इक्वेशन जो हो जाएगा वाई इक्वल टू 2a साइन, क्या लिखेंगे, एन पाई बाई एल, इस यही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इनटू कॉस ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, फंडामेंटल अगर लिखना है तो एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और वो हो जाएगा 2a साइन, फर्स्ट फंडामेंटल के लिए बोल रहे हैं, सिंपली पाई बाई एल कॉस ओमेगा टी। इसी तरह एन इक्वल टू 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आप स्ट्रिंग को विजुलाइज कीजिए, मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, दोनों एंड इसका फिक्स्ड है, ठीक है। तो किस तरह से वाइब्रेट होता है स्ट्रिंग, एक दोनों एंड पर नोड होगा और बीच में क्या होगा, एंटी नोड होगा। अच्छा से मैंने नहीं दिखाया, ये हो गया एंटी नोड, ये है मैक्सिमम, बीच में जो है ना ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का है। ये नोड पॉइंट्स हैं दोनों एंड पर, यही तो बाउंड्री कंडीशन हम लोग लिखे थे, ये एक नोड है और एक यहाँ पे नोड है, और ये एंटी नोड है बीच में, ठीक है। आप ऐसे देखिए कि दो नोड है और ये जो लेंथ एल जो है वो क्या होगा, एल इक्वल टू लैम्डा बाई 2 हो रहा है, फिगर से भी क्लियर है, एल इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक डायग्राम सोचिए जिसमें क्या हो रहा है, ये फंडामेंटल टोन हो गया, यानी इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग हो गया। इसके बाद एक ऐसा आ सकता है जिसमें बीच में एक नोड क्रिएट होगा, ठीक है, बीच में एग्जैक्टली होना चाहिए,
ये मान लीजिए बीच में है ये, तो बीच में नोड क्रिएट हुआ, तो ये नोड हो गया, ये भी नोड है और ये भी नोड है, यहाँ पर एंटी नोड है और यहाँ पर एंटी नोड। तो इसमें अगर लैम्डा और लेंथ का हमें निकालना हो रिलेशनशिप, तो एक वेव लेंथ बन रहा है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन वेव लेंथ, एल इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2, या लैम्डा बाई 2 का 2 गुना है, तो इसलिए ये लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा बाई 2 लिखते हैं, सो दैट कि लैम्डा बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये याद रहे। ठीक है, इसी तरह से और अगर दो, एक के बजाय दो नोड अगर बीच में बना, एक यहाँ एक यहाँ, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ऐसे गया फिर ऐसे। ठीक है, ये देखिए, फिर देखिए कितना हो रहा है, 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 आ गया, तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, बहुत आसान है समझना, 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। इसको हम लोग फंडामेंटल बोल लिए हैं, फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रहा है। ये आपका फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकेंड ओवरटोन है, क्लियर। तो ये स्ट्रिंग का जो है, इसका एनिमेशन जो हम लोगों ने एक बार देखा है कि किस तरह से वाइब्रेट करता है। ओके, तो ये था हमारा जो पूरा डिस्कशन था कि अगर स्ट्रिंग का दोनों एंड फिक्स हो तो बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद जो सिचुएशन बनता है वो इस टाइप का बनता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओनली। ठीक है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इसमें तो सेम रहेगा, क्योंकि मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंड जो है इसका फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है। ठीक है, लेफ्ट एंड फिक्स्ड, जिसको हम x इक्वल टू 0 मान रहे हैं। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन रिमेन्स सेम। मान लीजिए स्ट्रिंग इस तरह से है, क्या था फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन कि x इक्वल टू अगर 0 हो तो y हमेशा 0 होना चाहिए फॉर ऑल टाइम। और जब हमने पुट किया था तो हमें पाया था कि वो जो डेल्टा जो इक्वेशन होगा वो 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या लिखा जाए सेकेंड बाउंड्री कंडीशन? सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा जब x इक्वल टू लेंथ है l, यहाँ पर x इक्वल टू l, तो उस समय क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन जो हो जाएगा, क्योंकि वो फिक्स तो है नहीं, x इक्वल टू l एंटी नोड होना चाहिए। ठीक है, l पर y कितना होगा, y इक्वल टू प्लस माइनस ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, प्लस माइनस ए, मतलब साइन के एल का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए एंटी नोड होने के लिए, साइन के एल का वैल्यू प्लस माइनस 1 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट साइन के एल इक्वल टू प्लस माइनस 1। और ये कब पॉसिबल है, व्हेन के एल इक्वल टू एन पाई, के एल नहीं सॉरी एन पाई नहीं, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तभी तो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन आपको निकल के आएगा जो कि वन एंड फ्री होने पर होता है। क्या कंडीशन आ रहा है, देखिए ये आ रहा है के एल इक्वल टू आपके पास आया है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या के का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, के का वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4 ये, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं n प्लस हाफ लैम्डा बाई 2, 2 से। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या किसका वैल्यू आया, ये l का वैल्यू आया, l, तो l का वैल्यू ये आ गया, ये वन एंड फ्री है, वन एंड बाउंड्री, तब जा करके ये आपका। और लैम्डा है तो हमारे पास एक चीज़ क्या है कि वी हैव t इक्वल टू न्यू टाइम्स लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू या लैम्डा इक्वल टू v बाई न्यू, ये v है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 12 नहीं लिखते हैं, l इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा बाई 2 था, तो लैम्डा मतलब कि स्मॉल v बाई 2 न्यू, तो यहाँ से आ जाएगा न्यू इक्वल टू, मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, n प्लस हाफ v बाई 1 बाई 12 या v बाई 12 का v बाई 12 इक्वल टू 1 बाई 12 n प्लस हाफ, और v को लिख सकते हैं अंडर रूट टेंशन, मतलब टेंशन फोर्स बाई डेंसिटी, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। ये किस केस में आया, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, नॉर्मल मोड और वन एंड ओपन। ठीक है, स्ट्रिंग एट वन एंड ओपन, स्ट्रिंग एट वन एंड ओपन, ठीक है, वो फ्री है।
तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग आ गया आपका, बहुत इंटरेस्टिंग आ गया आपका। अब ये नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसमें n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कब होगा, n इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, n प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा न्यू जीरो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, न्यू जीरो इक्वल टू 1/12 हाफ, खाली हाफ बजाएगा, और कितना था अंडर रूट एफ बाई म्यू, यही था, ठीक है। तो 1/4L होगी, 1/4L अंडर रूट एफ बाई, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आया। क्या आया, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, वन एंड ओपन याद रखिए। इसी तरह से न्यू वन जो कि फर्स्ट ओवरटोन होगा, सेकेंड हार्मोनिक जिसको कहेंगे, न्यू वन हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू V/4L, ठीक है, ये V/4L भी कहलाएगा। इसी तरह से न्यू वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n प्लस हाफ था, n इक्वल टू 1, तो 3/2 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में पुट करिए, n इक्वल टू 0 पुट किया, n इक्वल टू 1 पुट करिए, तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो मतलब 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4L अंडर रूट एफ बाई म्यू, जिसको आप लोग 3V/4L भी बोल सकते हैं। इसी तरह से न्यू टू हो जाएगा, 3 की जगह 5 आ जाएगा, 5/4L अंडर रूट एफ बाई म्यू, सब चेक कर लीजिए अपने से, ये 5V/4L हो जाएगा। तो जो हमारा जो न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री किस तरह से आ रहा है वो देखिए, एक पैटर्न बन रहा है, 7/4L आ जाएगा, तो ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, 7V/4L, ठीक है। तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं 3V, ये म्यू नॉट 3 म्यू नॉट, दिस इक्वल टू 5 म्यू नॉट, दिस इक्वल टू 7 म्यू नॉट, कह सकते हैं ना फ्रिक्वेंसी। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर अलाउड इन ओवरटोन, ठीक है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर अलाउड। तो कैसा दिखेगा ये, कुछ इस टाइप का दिखेगा, एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड ये फंडामेंटल के लिए हो गया ऐसे, यहाँ एंटी नोड है, तो यहाँ सिंपल दिख रहा है कि L इक्वल टू कितना है, λ/4। फिर दूसरा वाला एक टर्म ले लीजिए जिसमें कि यहाँ पर एंटी नोड, अब बीच में एक नोड, तो ये देखिए 3λ/4 हो जाएगा, L इक्वल टू 3λ/4, 3 बार λ/4 का है। इसी तरह से और भी देख सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए दो एंटी नोड बना रहे हैं, तो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो L इक्वल टू 5λ/4, ठीक है, 5λ कैसे, ये 2λ हो गया, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 2λ/4 टू 4λ/4 5λ/4, जो ये जो है ना ये λ/4 होता है, एक एंटी नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये फंडामेंटल के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोल सकते हैं सेकेंड ओवरटोन। चीज़ें क्लियर हुई है। इसके बाद हम लोग ये चीज़ें क्लियर हो गई तो एक और लेक्चर करेंगे और उसमें इसका एक्सपेरिमेंट और इसके जो लॉज हैं वो देखेंगे कि लॉज ऑफ, इस पर पता चलेगा लॉ ऑफ लेंथ है, ये जो फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/12 अंडर रूट एफ बाई म्यू, उसी को हम लोग बोलेंगे लॉज ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें आता है लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ मास, ये तीनों चीज़ें आती है और उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रिंग की जो है वो किस तरह से लॉ को गवर्न करती है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके लिए लॉ है। हमारे पास था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है 1/12 या n/12, ठीक है, अगर दोनों एंड फिक्स रहा तो अंडर रूट एफ बाई म्यू, ये फॉर्मूला रहा। एफ पता है टेंशन है, म्यू पता है मास डेंसिटी है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन इसी के ऊपर में, ये जो फॉर्मूला है इसी से डिराइव, इसी से मतलब इसी को एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। वो क्या है देखिए, लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन 3 है इसमें, एक पहला कहते हैं लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, कब, जब एफ और म्यू कांस्टेंट रहे, बस इतना ही समझना है। ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
ठीक है, जब एफ और म्यू कांस्टेंट हो, ये हो गया। तो क्या लिखा जाए इसमें, लॉ ऑफ लेंथ को अगर वर्ड्स में नहीं लिखते हैं तो न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/L इफ एफ एंड म्यू आर कांस्टेंट। और एफ और म्यू क्या है, एफ है टेंशन स्ट्रिंग में, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, दोनों एंड पर फिक्स है, तो इसके अंदर का टेंशन जो है वो फोर्स है एफ, और म्यू क्या है, म्यू इजकल टू मास पर यूनिट लेंथ यानी कि dm/dl, ठीक है। और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या है, एल है। ये लॉ ऑफ लेंथ को एक्सप्लेन करता है। दूसरा नंबर होता है लॉ ऑफ टेंशन, सेकेंड लॉ भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ टेंशन। ये क्या कहता है, देखिए टेंशन फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट का प्रोपोर्शनल है, तो न्यू इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स टेंशन। कब, इफ म्यू एंड दूसरा चीज़ क्या था, एल आर कॉन्स्टेंट। अगर इन दोनों को कांस्टेंट रखा जाए तो टेंशन को वेरी करा करके, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उसी से पता चला। तीसरा है लॉ ऑफ मास। लॉ ऑफ मास क्या बोलता है, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, ठीक है। इफ क्या, एफ एंड क्या दूसरा चीज़ रह गया, एल आर कॉन्स्टेंट। ये तीनों लॉज हैं जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ मास। क्लियर है। द लॉ मे बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई ए स्टेट बाई मतलब एक apparatus, एक टाइप का apparatus है जिसको कहा जाता है सोनोमीटर। These laws can be experimentally verified by सोनोमीटर। अब ये सोनोमीटर क्या होता है, देखो जब यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे वाइब्रेशन के ऊपर में, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। एक है सोनोमीटर, क्या होता है इसको देख लेते हैं, और दूसरा है ट्यूनिंग फॉर्क। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, देखिए ट्यूनिंग फॉर्क एक स्टील का इस तरह से बना हुआ एक एलॉय का एक इस तरह का एक स्टैंड इसमें रहता है, ये मटेरियल होता है, इसको फॉर्क कहते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। ये ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, ये जो है इसको एक रबर पैड से इस पर हिट किया जाता है, रबर का पैड होता है उससे हिट किया जाता है, जिससे ये वाइब्रेट करने लगता है ये, और वाइब्रेट करने लगता है मतलब ये फ्रीक्वेंसी कुछ जनरेट करता है, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है एक्सपेरिमेंट में काम आएगा हमारा। सोनोमीटर क्या होता है, एक टाइप का सोनोमीटर क्या है, एक बॉक्स होता है, ये देखिए वुडन बॉक्स, लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसमें कि साउंड आराम से वाइब्रेट कर सके। क्या है ये, वुडन बॉक्स है। सोनोमीटर बता रहे हैं क्या है, वुडन बॉक्स होता है, और उस वुडन बॉक्स के ऊपर में मान लीजिए यहाँ पर एक 2-3 क्लैंप लगे होते हैं, एक भी चलेगा, और यहाँ पर एक पुली लगा हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है, पुली लगा होता है, पुली मतलब गोल चक्का, और वो क्या है कि एक वायर जो है, वायर वो यहाँ से आ करके इस पुली के थ्रू होते हुए, मैं थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ, ये यहाँ पे पुली लगा हुआ है, और इससे होते हुए इस पे आया, और इससे होते हुए क्या हुआ नीचे की तरफ लटकता है, और नीचे में क्या होता है एक अरेंजमेंट बनाया होता है जिससे कि मास को इसमें अंदर में डाला जा सके, वेट को 1 kg 2 kg 3 kg डाला जा सके, ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया होता है। देख लेंगे किस टाइप का अरेंजमेंट है, देखिए इसमें फंसाया जा सके इस रूप में, और इसके बीच में इस तरह से ये हो गया, ठीक है। इस पुली और एक और कोई पुली हो सकता है यहाँ पे जो ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है, या इसी के पैरेलल दूसरा पुली भी हो सकता है। और फिर इनके बीच ये क्या होता है, किस पे रहता है, ये जो है इसके बीच में एक अरेंजमेंट होता है ऐसा, जिसके ऊपर में ये इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है, जिससे टच करते हुए ये थ्रेड जो है, ये जो स्ट्रिंग है वो पास कर रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग पास कर रहा है, तो इसका मतलब अगर 2 एंड फिक्स करना हो तो जहाँ भी इसके डिस्टेंस को हम लोग स्लाइड कर सकेंगे। और यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ होता है, मेज़र करने के लिए स्केल लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है, स्केल लगा हुआ होता है, सोनोमीटर समझा रहे हैं। तो स्केल से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है पता चल जाता है कितना डिस्टेंस है। इसका मतलब जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसमें एल पता चल जाएगा, लेंथ कितना है, ठीक है। और क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को रबर से हिट करते हैं, और ट्यूनिंग फॉर्क को इसके ऊपर जा कर के टच करा देते हैं, इस बॉक्स के ऊपर में, या कई बार वायर के ऊपर में कराया जाता है, बट वो सही तरीका नहीं है। इसके ऊपर में कराइए या इसके ऊपर में ट्यूनिंग फॉर्क को रख दीजिए,
तो ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन जो है वो स्ट्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है और स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट करता है। उसके बाद जब स्ट्रिंग का वाइब्रेशन है वो रेजोनेट करेगा, तब जा कर के क्या होता है कि स्ट्रिंग का एम्पलीट्यूड जो है, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट कैसे करेंगे, सिंस यहाँ पर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा जिसे राइडर कहा जाता है, पेपर राइडर, छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर इस तरह से लटकाया जाता है। जैसे ही इसका वाइब्रेशन, ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन फंडामेंटल वाइब्रेशन से मैच करेगा, वैसे ही इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये इससे उड़ के बाहर फेंका जाएगा इस तरह से। ठीक है, इट विल बी थ्रोन आउट, द पेपर राइडर विल बी थ्रोन आउट व्हेन द रेजोनेंस विल अकर। तो इसमें क्या क्या सिस्टम है, मान लीजिए C1 है, C2 है, ये दो ब्रिजेज हैं। ठीक है, ये ब्रिजेज हैं, एक्सपेरिमेंटल वायर इसके ऊपर में होता है। ठीक है, दूसरा क्या रहा, साउंड बॉक्स, रेजोनेंस ये है, और ये वेट है, वेट, इसमें वेट, वेरिएबल वेट रखा जा सकता है। ये आपका स्ट्रिंग है, पुली यहाँ पर अटैच रहता है जिसके थ्रू, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी वेरीड। इसको देखते हैं सोनोमीटर दिखने में कैसा होता है, थोड़ा सा देखते हैं। इसको देखिए, ये सोनोमीटर वायर है। ठीक है, उसको व्यू दिया गया है सोनोमीटर वायर का। इसमें क्या दिखाया गया है, देखिए ये स्केल है। ठीक है, ये वुडन बॉक्स है, स्केल वुडन बॉक्स, और ये थ्रेड दिखाया गया है। थ्रेड जो है किसके ऊपर, दोनों ब्रिजेज के ऊपर से पास कर रहा है। क्लियर है, एकदम शार्प जो है ब्रिज का जो एज है बिल्कुल शार्प है। ठीक है, और इसको ये मूवेबल है, इस ब्रिज को इस चैनल में मूव किया जा सकता है जिससे कि इसका लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है बदला जा सके। ये सोनोमीटर आपको दिखाया गया है। क्लियर है। हाँ, और ये क्या है, ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है। ये सोनोमीटर हो गया और ये ट्यूनिंग फॉर्क है, लिखा हुआ ही है ऑलरेडी। ट्यूनिंग फॉर्क का खूबी क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क का कि ये फ्रीक्वेंसी जो है हर ट्यूनिंग फॉर्क का अलग अलग होता है, उसी हिसाब से ये मैन्युफैक्चर किया गया है। जैसे इस ट्यूनिंग फॉर्क का देखिए, बड़ा इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज है और 128 हर्ट्ज का। ये 3 ट्यूनिंग फॉर्क अलग अलग इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो ट्यूनिंग फॉर्क को जब भी आप रबर पैड से हिट करिएगा, रबर पैड मतलब रबड़ का एक हथौड़ा ले लीजिए इस टाइप से। ठीक है, रबड़ का एक हथौड़ा लेकर के उससे हिट करते हैं। तो जब भी हिट करिएगा इसको ऐसे, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क 512 हर्ट्ज से वाइब्रेट करेगा। इसी तरह से ये वाला 256 से और ये 128 से। तो ट्यूनिंग फॉर्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है वो फिक्स्ड वाइब्रेशन देता है हमेशा, एक अपना हर एक ट्यूनिंग फॉर्क। इसलिए ट्यूनिंग फॉर्क का सेट आता है जिसमें अलग अलग वाइब्रेशन के ट्यूनिंग फॉर्क आपको मिल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट से पहले ये जानना जरूरी था कि जो सोनोमीटर है वो क्या है और ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, फिर जा कर के इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ लेंथ को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसके बाद फिर लॉ ऑफ टेंशन को और लॉ ऑफ मास को। कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है किस तरह से लेंथ पर, मास पर और टेंशन पर डिपेंड करता है, वो एक्सपेरिमेंट इसमें किया जाता है।